अस्सलाम वालेकुम। एमजे सर पर आपका खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाइयात आती है मुसन्निफ़ों की या शायरों की, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर आखिर हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे उनको लिख कर आए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके मुकम्मल पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारा कल टॉपिक था मकतूब निगारी के बारे में। आज टॉपिक है जो जिसको मकतूब निगारी जिसने लिखा है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा वैसे बता देता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब एक बहुत बड़ी हस्ती थे और वो शेर व शायरी की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा तो लोग उनके दीवाने हो गए। तो आज हम उसी की सवाहियात पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर आखिर हम एग्ज़ाम में सवाहियात को किस तरीके से लिखें। ये चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी बात को हूबहू सुनते रहोगे, लगातार सुनते रहोगे, मुसलसल सुनते रहोगे तो आपके कुछ समझ में आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो मिर्ज़ा गालिब, सबसे पहले पढ़ते हैं इसका नाम। नाम है इसका मिर्जा असदुल्ला खां। क्या नाम है? ये तो इसका नाम हो गया, मिर्जा असदुल्ला खां। नाम सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके से कॉपी में लिखना है, उल्टे हाथ से शुरू करना है। इधर से सबसे पहले आप नाम डाल दोगे और नाम डालने के बाद में उसका नाम मिर्जा असदुल्ला खां यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद में आपको लाइन छोड़ देनी है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो उसके बाद में आपको तखल्लुस डालना है। तखल्लुस कहते हैं शायर जो अपना शायराना नाम रखता है, यानी जिसको हम उपनाम भी कह सकते हैं। यानी शायर जो अपना शायराना नाम रखता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। अब इसके दो तखल्लुस थे। जो पहला तखल्लुस था असद करते फरमाते थे, अपना ये पहला असद तखल्लुस फरमाते थे। फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया है। क्या कर लिया है? गालिब। अगर बहुत सारे बच्चों का सवाल यह है कि सर तखल्लुस ना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखें। अगर उसका असल नाम हो तो वो भी लिख सकते हैं, अगर ना हो तो मत लिखो, सिर्फ आप 3 पॉइंटों को रहने दो, अगर है तो डाल दो। 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट होने के बाद में आपको क्या डालना है? तीसरे नंबर पर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट पे आप लिख दोगे पैदाइश, यानी जन्म या वफात। पैदाइश इसकी हुई है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कब हुई है? 15 दिसंबर, नहीं सॉरी, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। यानी जो पैदाइश है इसकी बुधवार के दिन हुई थी, 27 तारीख दिसंबर 1797। अब देखो अगर आप मैथ में भी लिखते हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। उर्दू में लिखने का सही तरीका ये है कि आप जैसे ये लिखा हुआ 1997, तो आप इसके ऊपर आप उर्दू बना सकते हैं। इस तरीके से हम उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन टॉपिक आपको लिखना है पैदाइश। पैदाइश 27 दिसंबर बुधवार के दिन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुआ। इसके बाद में वफात, चौथे नंबर पर जो टॉपिक डालना है आपको वफात डालना है। वफात जो है इसकी 15 फरवरी 1869 को हुई। कहां पर हुई? दिल्ली। अब देखो नसर निगारी का आगाज फारसी जबान से किया, यानी जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने जो नसर निगारी का आगाज है, नसर लिखना जो शुरुआत की, तो उन्होंने किससे की थी? फारसी जबान से की थी। इसके बाद में दूसरा टॉपिक देखो, आपको ये 4 टॉपिक लिखने के बाद में जैसे आप सवाई हाथ लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, जब आप लिख कर आओगे तो 4 टॉपिक लिखने के बाद में नीचे से लाइन छोड़कर ऐसे करके यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मिर्जा गालिब ने नसर निगारी का आगाज फारसी से किया, या नसर निगार, जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप लिख सकते हो। मिर्जा गालिब ने मुख्तलिफ किताबों पर दबीचे, तकरीजें और मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी। यानी मिर्जा गालिब ने मुख्तलिफ किताबों पर दबीचे, तकरीजें और मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी। यानी किताबों पर दिबाचे, तकरीजें और मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी। दिबाचे तकरीरें वो होती है एक तरीके से जो प्रस्तावना होती है, एक तरीके से
अगर कोई शख्स कोई किताब लिख रहा है, मिर्ज़ा गालिब के पास उसको भेजता था कि इसमें क्या-क्या कोताहियाँ हुई हैं, कोई गलती तो नहीं है, कोई खामियाँ तो नहीं है। तो फिर वो मिर्ज़ा गालिब उसको बताते थे कि इस किताब से आपको ये मिलेगा, इसके पढ़ने से आपको ये हासिल होगा। और फिर उसके बाद में मुतफ़र्रिक़ तहरीरें भी लिखी। मुतफ़र्रिक़ जो है फ़िक्र से बना है, यानी इन्होंने ऐसी तहरीरें भी लिखी हैं जिनमें बड़े फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके बाद में देखिए गालिब ने उर्दू खतूत निगार को एक नया रास्ता दिखाया। ये सही बात है, जो गालिब ने खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिया है। देखो जो खतूत निगारी है उसकी शुरुआत जो है मिर्ज़ा गालिब से ही मानी जाती है। अक्सर कहते हैं देखो इसके बाद में आप देखना है मिर्ज़ा गालिब की नसर आम तौर पर सादा है। उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत है। यानी जो उनकी आम बोल चाल है वो सादा है, सिंपल है। और उन्होंने कहा है उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो खतूत है। क्या है? खतूत। खतूत जमा है खत की। इसके बाद में देखो गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया है। यानी जो अलकाब और लक़्ब वगैरह जो इस्तेमाल किए हैं, जो आदाब इस्तेमाल किए हैं, वो गालिब ने एक अलग तरीके से ही किए हैं। इसके बाद में देखो बकौल हाली क्या कहते हैं, यानी हाली के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब के लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं जब किसी के बाद कोई बात दोहराई जाती है तो हम मुआविल लगा देते हैं। मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत का तरीका फिल वाकई सबसे निराला है। फिल वाकई यानी हकीकत में ही, सचमुच में ही जो उनका तरीका है वो एकदम निराला है, अलग है। निराला है। ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़तो किताबत में इख्तियार किया और ना उनके बाद किसी से उसकी पूरी तकलीद हो सकी, यानी उसकी किसी पे नकल भी ना हो सकी। यानी मिर्ज़ा गालिब का हाली के मुताबिक ये कहना है कि मिर्ज़ा गालिब वाकई में ही एक ऐसे शायर हैं जो उनकी ख़तो किताबत करने का जो तरीका है फिल वाकई में निराला है। यानी इसमें जो ये बात आई है उर्दू ख़तो किताबत का तरीका फिल वाकई सबसे निराला है, यानी सबसे अलग है। और इसके बाद में कह रहा है ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ऐसे ख़तो किताबत में इख्तियार किया। ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन हाली का मानना है और किसी का मानना नहीं है। हाली का मानना वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा जैसे ख़तो किताबत लिखने वाले ना पहले थे और ना उनके बाद में उसकी नकल भी ना कर सके, तकलीद कहते हैं नकल भी ना कर सके, उनका अनुसरण भी नहीं कर सकते थे वो लोग, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये लाइन तो आपको हूबहू ऐसी ही लिखनी है, इसमें आप लोग जबर जेर का भी फर्क नहीं कर। नासाज है इसलिए थोड़ा हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए उनका वक्त ना बिगड़े। हमारी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी आपके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। तो जो ये बात है ये हाल ही नहीं कहा है कि वो वाकई में ही अलग और एक ऐसे शायर थे कि उन जैसा ना तो पहले था और ना बाद में भी उसका कहना ये था कि मिर्ज़ा की ख़तो किताबत का तरीका फिल वाकई सबसे निराला है और ना ही मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़तो किताबत में इख्तियार किया है और ना उनके बाद किसी ने किया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। यानी क्या बना दिया भाई? मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। इसके बारे में मैंने तफसीर आपको कल बताई थी, पूरी तफसील से बताई थी। मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी फिर कह रहा है वो गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। 1857 ईस्वी का माहौल गालिब के खतूत में तफसील के साथ मिलता है। यानी 1857 की जो बगावत थी, जो क्रांति थी, उसका जो इसमें तफसीर से मिलता है इसके ख़तो किताबत में। देखो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे इस साल, जो हमारे सिलेबस में है, जो लिखा है इसने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम से लिखा है। यानी सबसे पहली बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मुरासला कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, खत को बोलते हैं, और मुकालमा कहते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को। यानी इन्होंने गुफ्तगू को ही एक तरीके से खत व किताबत में तब्दील कर दिया। यानी बात करने का जो अंदाज था, इनका तरीका था खत लिखने का, यानी मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। फिर इनके माहौल में क्या क्या मिलता है, देखो गालिब के खतूत में तफसील के साथ मिलता है क्या? 1857 ईस्वी का जो बगावत हुई थी, क्रांति हुई थी। इसके बाद में देखो खतूत के मजमे, किसके? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमे पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब के उर्दू मजमे बताइए, खतूत के मजमे बताओ।
ऑप्शन में भी दे सकता है। पहला है औदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला खतूत गालिब। यानी अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि औदे हिंदी या फिर उर्दू मोहल्ला, बताओ ये किसके खतूत हैं, किसके खतूत का मजमुआ है, तो आपको बताना होगा मिर्ज़ा गालिब। या आपको दे दे मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमे कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा औदे हिंदी, उर्दू मोहल्ला और खतूत गालिब। इसके बाद में देखो जो उनकी किताबें हैं, आपकी गुलिस्तान अदब में भी वो 3 किताबें दे रखी हैं। जो उनकी 3 किताबें दे रखी हैं, महर नीमरोज, पंजहांग और दस्तंबू काबिल जिक्र है जो, ये इनकी 3 किताबें हैं, किसकी, गालिब की। इसके बाद में देखो ये इसका जो सिलसिला है, मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ, बोर्ड में अगर आप ऐसे भी लिख कर आ जाओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इंशाल्लाह आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद में देखो इसका जो सिलसिला होता है, अहम निकाह, वालिद, इनके वालिद का नाम क्या था, मिर्जा गालिब के वालिद का नाम, मिर्जा गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। क्या नाम था चचा का, ये नसरुल्ला बेग वो है जिन्होंने इसकी परवरिश की थी, यानी मिर्जा गालिब की देखभाल, नसरुल्ला बेग इन्होंने इसकी परवरिश की थी। परवरिश कहते हैं देखभाल करने को। इसके बाद में देखो जो इनके दादा थे, दादा था कोकान बेग। अब ये कोकान बेग का सिलसिला, ये मिर्जा गालिब कहाँ अपने हिंदुस्तान में कैसे आ गए, इस चीज की भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जो इनके दादा थे कोकान बेग, वो तुर्की के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तुर्की के। और तुर्की जबान का ही लफ्ज हम आज हम एक जबान बना दी, जो तुर्की जबान का लफ्ज है उर्दू जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी तुर्की जबान का लफ्ज है। देखो कोकान बेग कहाँ रहते हैं, तुर्की में रहते हैं। कौन है कोकान बेग, मिर्जा गालिब के दादा हैं। अब देखो इन्होंने तुर्की से हिजरत की। हिजरत तो समझते होंगे आप, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, प्रवास करना, एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। हिजरत की, हिंदुस्तान आ गए। और जिस वक्त ये हिंदुस्तान आए थे उस वक्त हिंदुस्तान का हुक्मरान रहते थे। कोकान बेग मिर्जा गालिब के दादा तुर्की में रहते थे, उन्होंने हिजरत की। हिजरत कर कर वो कहाँ आ गए, हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान वो जब आए थे उस वक्त हिंदुस्तान का हुक्मरान कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम था। कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम था। और फिर देखो इनकी जो शादी है, किसकी, मिर्जा गालिब की, यानी मिर्जा गालिब की शादी दिल्ली से हुई। कहाँ से हुई, दिल्ली से। अब इनकी अहलिया, अहलिया तो तुम सब समझते होंगे, पत्नी को कहते हैं। किसे कहते हैं, पत्नी को कहते हैं। यानी जो अहलिया थी उनका नाम था उमराव बेगम। और ये किसकी लड़की थी, इलाही बख्श मारूफ की लड़की थी। किसकी बेटी थी, यानी दुख्तर थी इलाही बख्श मारूफ की। अब जाहिर सी बात है, देखो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले ये समझो जहां इंसान की शादी होती है, अब मिर्जा गालिब जो था, उनके जो बुजुर्ग लोग थे तुर्की से आए, हिंदुस्तान में आए, आगरा में आकर वो बस गए, आबाद हो गए, वहीं वो पैदा हुए। और फिर वहां से जब इनकी शादी हुई दिल्ली से, और दिल्ली भी शादी उमराव बेगम से हुई, इलाही बख्श मारूफ की लड़की थी। अब देखो ससुराल में आदमी सिकंदर होता है, कहीं हो या ना हो, ससुराल में बड़ी इज्जत होती है। अगर एक कोई भी हो, ससुराल में सबकी क्या होती है, इज्जत होती है। यानी ससुराल में अगर वो 2-3 दिन के लिए तो जाएगा तो ये समझ लो कि भाई किसी रियासत का जैसे हुक्मरान आ गया हो, यानी एक बादशाह की तरह फीलिंग आती है, अच्छी खिदमत होती है ना। तो जब खिदमत होगी तो दिल्ली वाले लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, दिल्ली के लोग इसे नौशा कहते थे। क्या कहते थे, नौशा। ये इनकी एक उर्फियत, लक़्ब, पहचान भी थी। आगे चलकर जो इसको नौशा लक़्ब दिया गया या उर्फियत पहचान दी गई। नौशा हम कहते हैं, इसे शेरो शायरी का नौशा क्यों कहा जाता है, 2 सवाल है। नौशा नाम तो इसलिए पड़ा था क्योंकि ये दिल्ली में इसकी शादी हुई थी, दिल्ली की इसकी बीवी थी, अहलिया थी। दिल्ली के लोग इसे प्यार से नौशा कहते थे, यानी दुलाजी कहते थे। इसके बाद में फिर इनको शायरी का नौशा क्यों कहा गया, शायरी का नौशा इसलिए कहा गया क्योंकि आप भी जानते हो एक नौशे के पीछे आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे पूरी बारात चलती है। इसीलिए
इसको शेरो शायरी का नौशा कहा है शायरों ने, यानी सबसे अच्छा शायर, बेहतरीन शायर, इस जैसा कोई ना था, है ना। तो ये कहा है। कहने का मतलब ये है कि जो इनकी बेगम थी उमराव बेगम, वो इलाही बख्श मारूफ की लड़की थी। ये 12वीं के क्वेश्चन से बाहर है, 12वीं के वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन पहली चीज तो जो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा वो पूछेगा नहीं, फिर भी ये आप जाहिरी तौर पर थोड़ा थोड़ा याद कर लो, है ना। इसके बाद में देखो आप, मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम था। इसके बाद में देखो, इन्होंने दिल्ली वाले मिर्जा को क्या कहते थे? नौशाह कहते थे। दिल्ली के लोग मिर्जा को नौशाह का लक़्ब या उर्फियत दी थी। क्या कहते थे? नौशाह। नौशाह कहते हैं दुल्हा जी को। अब देखो हाली, अल्ताफ हुसैन हाली ने इसको हैवान जरीफ कहा है। ये सवाल हमसे कहीं भी पूछ सकता है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कहीं भी, कि हैवान जरीफ किसको किसने कहा? हैवान जरीफ अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब को कहा, है ना। इसके बाद में देखो, ये दिल्ली में रहता था। कहाँ रहता था? दिल्ली में। इसका मकान था, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का नाम था बिल्ली मारो मोहल्ला। कोई सचमुच में बिल्ली नहीं मारता था, उस मोहल्ले का नाम था। इस मोहल्ले का जिक्र आपके उस कुतूब में भी किया जाएगा। तो ये था हमारा मिर्जा गालिब। और कौन? मिर्जा गालिब रहते थे बिल्ली मारो के मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद में आपको देखना ये होगा कि मिर्जा गालिब के शागिर्द कौन कौन रहे हैं। देखो मिर्जा गालिब के शागिर्द, देखो जो हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के आखिरी मुगल हुक्मरान थे, बादशाह थे। आखिरी बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। वो किनके शागिर्द थे? मिर्जा गालिब के क्या थे? शागिर्द थे। लेकिन मिर्जा गालिब से पहले बहादुर शाह जफर का शागिर्द था शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग, उस्ताद था। यानी मिर्जा गालिब के शागिर्द की बात कर रहा है। मिर्जा गालिब का शागिर्द कौन है? मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मिर्जा गालिब से पहले का उस्ताद कौन था? इब्राहिम, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग। ये इसका पहले का उस्ताद था। यानी अब इसको कौन कौन से खिताबों से नवाजा गया? मिर्जा गालिब को देखो खिताब दिए गए, नज़ीमुद्दौला, निज़ाम जंग और दबीरुल मलिक। यानी इसको बहुत सी किताबों में दबीरुल मुल्क भी पढ़ा है ना। इस पे ज्यादा कोई गौर करने की बात नहीं है, गौर फिक्र करने की, बस आपको लिखना सही है ना। तो इसको 3 खिताब कौन कौन से नवाजे गए? नज़ीमुद्दौला, निज़ाम जंग और दबीरुल मलिक। ये 3 खिताब हैं। ये चीज आप याद रखना कि बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को कौन कौन से खिताबात से नवाजा था। ये थे उनके खिताब। अब देखते हैं मिर्जा गालिब के अहम निकात। ये रहे देखो मिर्जा गालिब के अहम निकात। तहरीर में, तहरीर एक तरीके से लिखावट में, लिखने का तरीके से, लिखावट में वाकिया निगारी। वाकिया जानते हो, कोई मैटर हो जाना, कोई किस्सा कहानी, कोई वाकिया हो और उसका मंजर पेश करना। फिर इसके बाद में मंजर निगारी, जज्बात निगारी, गैर मामूली मिसालें मिलती हैं। यानी इनकी तहरीरों में आपको वाक्य निगारी हो, वाक्यों का मंजर। मंजर कहते हैं एक तरीके से वो दृश्य जो हमको, जो हमारे सामने पेश किया जाता है, मंजर निगारी। और इसमें आपको इतना ही याद रखना है, जो उनकी तहरीर में वाक्य निगारी, मंजर निगारी, जज्बात निगारी। जज्बात होते हैं इंसान के उमंगे, जो एक तरीके से जज्बात जो होते हैं इंसान के, वही इंसान को कोई काम करने पर आमादा करते हैं। अगर आप लोगों में जज्बात होंगे तो ये लोग, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, जज्बातों को आप हरा दोगे, तो इस वीडियो को आप मुकम्मल